हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू लर्नोवर्सिटी। आज के करंट अफेयर्स को स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं आपको लर्नोवर्सिटी पे जो करंट अफेयर मिलता है उसमें आपको क्या मिलता है। इंपॉर्टेंट डे के बारे में जानकारी मिलती है, नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज के बारे में जानकारी मिलती है, अवार्ड एंड ऑनर्स के बारे में जानकारी मिलती है, स्पोर्ट्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में आपको जानकारी मिलती है। अगर कोई पर्सन न्यूज में चल रहा है तो उसके बारे में जानकारी मिलती है। तो ये जो करंट अफेयर है वो कब कब मिलते हैं। आपको डेली करंट अफेयर मिलेगा, वीकली करंट अफेयर मिलेगा, मंथली करंट अफेयर मिलेगा और ईयरली करंट अफेयर मिलेगा, जो कि आपको पीडीएफ के रूप में भी मिल जाएंगे। तो चलते हैं कि आज के जो सेशन है इसके क्या क्या मेन पॉइंट रहने वाले हैं। तो इसमें आपको डे ऑफ इम्पोर्टेंस के बारे में बताया जाएगा कि आज 10 अप्रैल है तो कौन सा डे है आज जो कि इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आपको बताया जाएगा कि आरबीआई ने कुछ पेमेंट बैंक की लिमिट को इंक्रीज किया है। ये क्या लिमिट है, पेमेंट बैंक होती क्या है, इनके बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे कि इंडियन हिस्ट्री में पहली बार कोई इंडियन सेलर जो कि ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करने वाली है वो कौन है। ठीक है, जो टोक्यो ओलंपिक होने वाला है उसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो न्यूज है वो है आरडीआई टाइटन्स द एआईएफ इन्वेस्टमेंट नॉर्म्स। ठीक है, आईआरडीएआई ने कुछ एआईएफ के इन्वेस्टमेंट नॉर्म्स हैं उनको टाइट किया है। उसके बारे में हम देखेंगे कि आईआरडीआई क्या है, एआईएफ क्या है और नॉर्म्स क्या है। ठीक है, नॉर्म्स क्या कहते हैं और उसका फायदा क्या है। उसके बाद आरबीआई ने एक स्कीम लॉन्च की है जो कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए है। स्कीम क्या है, उसके क्या फायदे हैं, उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे कि अपडेट्स ऑन इंडियन स्टैंड ऑफ नेट जीरो। लास्ट सेशन में जो पिछले दिन का सेशन था उसमें हमने नेट जीरो के बारे में बात करी थी। नेट जीरो यानी कि कार्बन न्यूट्रलिटी के बारे में बात करी थी। तो जैसे कि यूएस के दूत जो थे जॉन कैरी साहब, वो इंडिया में थे और उन्होंने अपने प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी से बात करी और उसके क्या क्या रिजल्ट्स आए तो उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं फर्स्ट न्यूज की तरफ कि आज वर्ल्ड होम्योपैथी डे है। जो 10 अप्रैल है वो वर्ल्ड होम्योपैथी डे के रूप में मनाया जाता है। जो ये डॉक्टर सैमुअल हैनमन थे जिनकी बर्थ एनिवर्सरी पर वर्ल्ड होम्योपैथी डे मनाया जाता है, वो जर्मन फिजिशियन थे और फाउंडर ऑफ होम्योपैथी थे। जो इस बार का वर्ल्ड होम्योपैथी डे है उसका थीम जो है वो क्या है, होम्योपैथी रोड मैप फॉर इंटीग्रेटिव मेडिसिन रखा गया है। ठीक है, और जो हमारे इंडिया में जो वर्ल्ड होम्योपैथी डे है वो मनाया किसके द्वारा जा रहा है, वो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा मनाया जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष क्या है, ये आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोथेरेपी, यूनानी, सिद्धि और होम्योपैथी के बारे में काम करती है। जो कि जिसके जो आपके प्रेजेंट मिनिस्टर हैं वो कौन से हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट स्वतंत्र प्रभार हैं जिनका नाम है श्रीपद येशु नायक, जो कि नॉर्थ गोवा से आते हैं। ठीक है, तो जो हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट स्वतंत्र प्रभार हैं श्रीपद येशु नायक, वो मिनिस्टर ऑफ आयुष हैं इस टाइम। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि आरबीआई ने कुछ पेमेंट बैंक है उनकी लिमिट्स को इंक्रीज किया है। लिमिट ऑफ इंडिविजुअल कस्टमर, यानी कि अभी तक जो आप पेमेंट बैंक थे उसमें कुछ अमाउंट डिपॉजिट कर सकते थे उसको इंक्रीज करके डबल कर दिया गया है। वो डबल क्या है कि अभी तक आप 1 लाख रुपए उसमें रख सकते थे, अब वो 2 लाख रुपए हो गया है। ठीक है, तो ये जो पेमेंट बैंक होते हैं वो क्या होते हैं कि जैसे कि आप यूज करते हैं पेमेंट, पेटीएम पेमेंट बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक, तो इस तरह की बैंकों के जो लिमिट थी जो 1 लाख रुपीज थी उसको इंक्रीज करके अब 2 लाख रुपीज कर दी गई है। नेक्स्ट खबर की ओर चलते हैं। नेक्स्ट खबर जो आपको आ रही है करंट अफेयर में, इंडियन सेलर है, उनका नाम क्या है, नेत्रा कुमारन। इन्होंने क्वालिफाई किया है टोक्यो ओलंपिक के लिए, कि जो टोक्यो ओलंपिक के लिए जो कि फर्स्ट इंडियन फीमेल हैं जो किसी ओलंपिक में भाग लेंगी सेलिंग की प्रतियोगिता में। तो इनका नाम क्या है, नेत्रा कुमारन। उसके बाद जो है आरडीआई इश्यूज ए न्यू गाइडलाइन ऑन इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट इन अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स, एआईएफ। ठीक है, यानी कि जो हमारे जिनसे हम इंश्योरेंस कराते हैं वो क्या करती है, जो हम इंश्योरेंस कराते हैं वो कंपनीज क्या करती हैं, कहीं पे अपने जो हम पैसा उनको देते हैं उस पैसे को कहीं इन्वेस्ट करती हैं। तो आईआरडीआई ने एक गाइडलाइन जारी करी है कि अगर कोई इंश्योरेंस कंपनी जो सिर्फ इंडिया में या अपने कंट्री में काम कर रही है, ठीक है, तो वो अपना जो इन्वेस्टमेंट होगा वो सिर्फ ऐसी जगह पे कर सकती है जो कि सिर्फ इंडिया में ही काम करती हो। यानी कि ये कह दिया है कि आप इंडिया के पैसे को बाहर नहीं ले जा सकते हैं। तो ये एक अच्छा
स्ट्रेटजी है जिससे कि इंडिया का मनी इंडिया में ही रहेगा, बाहर नहीं जाएगा, जिससे कि हमारी जीडीपी में सहायता मिलेगी। ठीक है, तो ये इसने क्या कहा है, इंश्योरेंस कैन इन्वेस्ट ओनली इन दोज एफओएफ्स, ठीक है, फंड्स ऑफ फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, इन विच इन टर्न्स इन्वेस्ट इन द कंट्री। ठीक है, यानी कि जो इंश्योरर्स हैं वो उन्हीं एफओएफ्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं जो इंडिया में ही इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं कि IRDAI क्या है। IRDAI का फुल फॉर्म है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। उसी तरीके जो ये गाइडलाइन जारी करता है कि कौन कहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकता है, वो जारी करता है सेबी, यानी कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अब चलो इस IRDAI और सेबी के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। तो IRDAI कब फाउंड हुई? IRDAI फाउंड हुई 1999 में, जिसका हेडक्वार्टर हमारा अभी कहाँ पे है? हैदराबाद में है, हैदराबाद में है, जो कि तेलंगाना में आता है। ठीक है, और ये काम किसके फील्ड में करता है? ये काम करता है फाइनेंस के फील्ड में। ठीक है, जो इसके चेयरपर्सन है, वो है सुभाष चंद्र खुंती जी, सुभाष चंद्र खुंती। ठीक है, उसी तरीके से सेबी के बारे में बात कर लेते हैं। सेबी क्या है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि इन्वेस्टमेंट के बारे में नजर रखती है। और इसका जो सेबी जो फाउंड हुई, वो कब फाउंड हुई? 12 अप्रैल 1992 को सेबी की स्थापना हुई, और जो इसका अभी हेडक्वार्टर है वो है मुंबई। और ये जो इसको जिस फील्ड में काम करती है, वो फील्ड कौन सी है? ये है सिक्योरिटीज मार्केट। जो इसके चेयरपर्सन है ये हैं अजय त्यागी जी। ठीक है, तो ये तो बात हो गई हमारी IRDAI और सेबी के बारे में। नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट जो है वो है, आरबीआई ने एक GSEC एक्विजिशन प्रोग्राम लॉन्च किया है। जो GSEC एक्विजिशन प्रोग्राम है उसको बोला क्या है? GSEP 1.0। GSEP 1.0 क्या करेगा कि ये गवर्नमेंट को कुछ सिक्योरिटी प्रोवाइड कराएगा, अपने कुछ गवर्नमेंट के बॉन्ड्स बना के उनको मार्केट में सेल आउट करेगा, जिसका कि टारगेट रखा गया है 1 लाख करोड़ का जो बॉन्ड होंगे वो सेल करेगा, और जिससे कि गवर्नमेंट की सिक्योरिटी बढ़ाएगा, यानी कि गवर्नमेंट को उससे 1 लाख करोड़ का फायदा होगा। तो आरबीआई ने ये स्कीम लॉन्च करी है जिसका नाम है GSEP 1.0। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि आरबीआई ने हाल ही में कौन सी स्कीम लॉन्च की है, तो आप जिससे कि गवर्नमेंट की सिक्योरिटी इंक्रीज होगी, तो आप क्या आंसर करेंगे? GSEP 1.0। ठीक है, जिसका कि टारगेट रखा गया है कि 1 लाख करोड़ का। उसके बाद है कि जो अपडेट हमने बात करी कि बात करते हैं नेट जीरो के बारे में। ठीक है, नेट जीरो क्या है? कार्बन न्यूट्रलिटी के बारे में हम बात करते थे। कार्बन न्यूट्रलिटी क्या कहती है कि जितना कार्बन इमिशन होता है, यानी कि जितनी ग्रीन हाउस गैसेस का आप इमिशन कर रहे हैं उतना ही एब्जॉर्प्शन करें। कैसे? कि या तो फॉरेस्ट अपने बढ़ाएं, या जो फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज हैं उनको यूज करके कार्बन का कंजम्पशन करें, कार्बन का एब्जॉर्प्शन करें और स्टोर करें। ठीक है, तो इसके बारे में जो बात चल रही थी, इंडिया उसको अपोज कर रहा था। इंडिया अपोज क्यों कर रहा था? कि हमारा देश है, डेवलपिंग कंट्री है, पहले वो जो कंट्रीज डेवलप हो चुके हैं, जिन्होंने सबसे ज्यादा इंक्रीज किया है कार्बन को या ग्रीन हाउस गैसेस को बढ़ाया है एटमॉस्फेयर में, पहले वो इसको काम करें कि अपने कार्बन न्यूट्रलाइजेशन प्रोग्राम को आगे करें। उसके बाद इंडिया के पास एक लार्ज पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन को फीड कराने के लिए, उस पॉपुलेशन के डेवलपमेंट के लिए अभी इंडिया को डेवलप नेशन बनना है। इसके लिए इंडिया अभी काम करेगा, इसको इंडस्ट्रियलाइजेशन की जरूरत है। तो पहले जो इंडस्ट्रीज डेवलप हो चुके हैं जैसे चाइना, US, फ्रांस, रसिया, ये अपने कार्बन न्यूट्रलाइजेशन प्रोग्राम को पहले करें,
तो कार्बन न्यूट्रलाइजेशन प्रोग्राम जो था वो 2050 का उसका टारगेट रखा गया था, ठीक है। और कई सारे कंट्रीज जो अब बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं कि 2030 तक ये हमें काम कर लेना है कि जितना कार्बन हम इमिट कर रहे हैं उतना एब्जॉर्ब कर लें बाय द फॉरेस्ट या अदर टेक्नोलॉजी। तो ये सारी बातें चल रही थी, ठीक है। तो इसमें इंडिया अपोज कर रहा था। अब क्या बात हुई है कि इंडिया और यूएस के जो एनवॉय थे उनके बीच में जो बात हुई है वो बात क्या हुई है कि यूएस ने जो अपना पहले सबसे पहले क्या था कि यूएस ने एक प्रॉमिस किया था कि वो $3 बिलियन का कंट्रीब्यूशन करेगा ग्रीन क्लाइमेट फंड की तरह जो डेवलपिंग नेशंस हैं, ठीक है। उनको इतने फंड प्रोवाइड कराएगा जिससे कि वो अपने डेवलपमेंट को भी बढ़ा सके और जो ग्रीन जो कह रहे हैं कि डक्ट बनाए जाए, फॉरेस्ट लगाए जाए, उसके बारे में उसको फंड करने के लिए ये $3 बिलियन का कंट्रीब्यूशन देगा जिससे कि कंट्रीज अपने ग्रीन हाउस गैसेस को कंट्रोल कर सके। तो इसका बात हुई थी पहले। उसके बाद जब हुआ क्या कि जब हमारे ट्रम्प साहब प्रेसिडेंट बने यूएस के तो इन्होंने पुल आउट कर लिया इस क्लाइमेट चेंज डिस्कशन से, ठीक है। तो पुल आउट कर लिया, उससे इंडिया ने भी और बहुत सारे नेशंस ने कहने लगा जब यूएस जो इतना कार्बन इमिशन कर रहा है वही अपने आप को पीछे कर रहा है, जो अपने आप कार्बन इमिशन को कंट्रोल नहीं करना चाहता है, तो सब बाकी कंट्रीज भी इससे बाहर जाने लगे। तो अभी जो बिडेन साहब नए प्रेसिडेंट बने हैं यूएस के, उन्होंने कहा है कि नहीं, हम दोबारा से टेबल पे आ रहे हैं और हम अपना जो हमारा जो प्रॉमिस था $3 बिलियन के कंट्रीब्यूशन का वो हम इसको जारी रखेंगे, ठीक है। तो हमारे जो तो फिर हमारे इंडिया में ने उनको क्या बोला है, हमारे पीएम नरेंद्र मोदी साहब ने बोला है कि उन्होंने कहा है कि हम एग्री करते हैं, अगर यूएस इस डील के साथ एग्री है तो हम देखेंगे कि हम 2030 तक हम अपने कार्बन न्यूट्रलाइजेशन प्रोग्राम को अचीव करने की कोशिश करेंगे। तो ये तो रहे कार्बन न्यूट्रलाइजेशन पे अपडेट इंडिया के, ठीक है। तो आज की न्यूज में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा जिससे कि आपके जो भी यूपीएससी के एस्पिरेंट हैं, यूपीएससी, एसएससी या अदर बैंकिंग एग्जाम या कोई भी एग्जाम जिसमें कि करंट अफेयर्स आता है, उसके साथ साथ प्रोफेशनल कोर्सेज के स्टूडेंट जो कि डेली न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पाते हैं उनके लिए ये न्यूज़पेपर का एक समरी है और वो इसको जरूर पढ़ें क्योंकि उन्हें जीडी इंटरव्यू सब देना होता है, तो उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।